मेरे मालिक की लड़की आधी रात को घोड़े के अस्तबल में जाती, अंदर से सिसकियाँ की आवाज़ आती और पसीने में तर रहती। एक रात मेरे होश उड़ गए। मेरे मालिक की बेटी घोड़े को मुझे इराक आए हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे। मुझे यहाँ एक अच्छी जॉब ऑफ़र हुई, तनख्वाह भी बहुत अच्छे थे। इसलिए मैंने अपने शहर कानपुर की बजाय यहाँ काम करने के लिए सोचा। लेकिन सारा मामला मेरे रहने का था। यहाँ पर रहना बहुत ही महंगा पड़ता था। अगर मैं अपने रहने का इंतज़ाम अपने खर्चे से करता तो कानपुर कुछ भी नहीं भेज सकता था। मेरी सारी तनख्वाह शायद इराक के खर्चे में ही निकल जाती। इसलिए मैं एक सस्ती जगह ढूंढने के चक्कर में था कि जब ही मेरे ऑफिस के मैनेजर ने मेरा यह मसला हल कर दिया। कहने लगा, हमारा बहुत बड़ा घर है, वहाँ एक जगह बिल्कुल खाली है, हम तुम्हें वह किराए पर दे देंगे और उसका किराया भी बहुत कम लेंगे। यह सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने कुछ पैसे उसे मैनेजर को एडवांस में दे दिए और उसके घर उसके साथ ही चला गया। उसका काफ़ी बड़ा बंगला था। वहाँ एक छोटा सा लॉन था और एक बैठक अलग ही एक कोने में बनी हुई थी। घर में इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक न था। घर के पिछले तरफ एक बहुत बड़ा अस्तबल भी था, जहाँ पर अच्छी नस्ल के घोड़े पाले हुए थे। मैंने अपना सामान इस कमरे में रख दिया। खाने पीने की मुझे कोई भी फिक्र न थी। सब कुछ इस मैनेजर की जिम्मेदारी थी। मैं तो काफ़ी सुकून से हो गया था। मुझे जब घर जैसा माहौल मिल रहा था और वह भी बहुत कम पैसों से। और फिर इस कमरे का दरवाज़ा खोलते ही बाहर की खूबसूरत लॉन देखकर तबीयत बैंग बैंग हो जाती थी। शाम की चाय के बाद अपने कमरे के अंदर बैठकर ही ऑफिस का कुछ काम लैपटॉप पर करने लगा। कमरे से पीछे का दरवाज़ा शीशे का था और पूरे कमरे में जगह जगह खिड़कियां लगी हुई थी, जिससे कि पूरा लॉन नज़र आता था। यहाँ रहते हुए मुझे बस कुछ ही दिन हुए थे और उन दिनों में मुझे मालूम न था कि मैनेजर के घर में रहता कौन कौन है। एक तो मैंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था और दूसरा मैं अभी तक किसी को लॉन में टहलते बढ़ते नहीं देखा था कि मुझे अंदाज़ा होता। मैं अपने कमरे में बैठा था। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए मैं लैपटॉप पर काफ़ी देर अपने काम में बिजी रहा। मैं खिड़कियां सारी खोल रखी थी। ताज़ा हवा दिल को सुकून पहुंचा रही थी। जब मुझे कमरे के बाहर कुछ आहट की आवाज़ आई और रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, इसलिए चारों तरफ सन्नाटा था, इसलिए जरा सी आहट भी सुनाई दे रही थी। मैंने चौंक कर देखा तो एक लड़की मुझे फ़ौरन नज़र आई। देखने में तो वह लड़की ही लग रही थी, जो वह ट्राउज़र और कुर्ती में ही थी। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसे देखा था। पहले इस लड़की ने अजीब नज़रों से पूरे लॉन को देखा। मुझे यह बात इतनी बड़ी अजीब सी लगी थी। मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब ही जल रहा था। मैं सिगरेट का शौकीन था, इसलिए इस वक्त सिगरेट ही पी रहा था। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा। इस लड़की के बाल खुले हुए थे और कमर तक आ रहे थे। उसकी पीठ मेरी तरफ ही थी। उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसकी हाथों की सफ़ेद रंगत को देखकर समझ गया था कि लड़की बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन रात के इस वक्त बस लॉन में खड़ी क्या ताका झांकी कर रही थी। इस लड़की में पूरे लॉन में नज़र दौड़ाई। शुक्र था कि उसने कमरे की तरफ नहीं देखा था, वरना मैं इसे नज़र आ जाता। मैंने देखा वह लड़की धीरे से कदम उठाती हुई इस बंगले की पिछली तरफ जाने लगी, जहाँ पर घोड़े का अस्तबल था। मैंने अपने हाथ पर पहनी हुई घड़ी देखी तो इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस वक्त यह लड़की चोरी चुपके दूसरी तरफ अस्तबल में क्या करने जा रही है, वह भी ऐसे चोरों की तरह, क्योंकि उसने पूरे लॉन में ऐसे ही देखा था कि जैसे ही से कोई देख न ले। वह चुपचाप कर पीछे की तरफ जा रही थी। मैं भी इस लड़की के पीछे जाने लगा। वह अपने कमरे से कहीं से मुझे कोई नौकरानी नहीं लग रही थी। शायद मैनेजर की बेटी थी या फिर कोई और। मैनेजर जो तकरीबन 50 या 55 के लगभग उम्र का था, और यह लड़की मुझे देखने में तो 20 या 21 साल के ऊपर की नहीं लग रही थी। मैं सिगरेट पी रहा था और इसी लड़की के बारे में सोचने लगा कि रात के इस वक्त वह पीछे अस्तबल में क्या करने आ गई थी। वहाँ से इस वक्त घोड़े के अलावा और कोई नहीं होता। घोड़े की देखभाल के लिए भी मैनेजर ने जिसे रखा था, वह भी रात होते ही चला जाता था। सुबह मेरी तो छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि देखता हूँ कि लड़की वापस कब आती है। मैं सिगरेट पीता रहा और खिड़की पर खड़ा रहा। मुझे एहसास होने लगा
कि अगर वह आई तो सामने इसकी नज़र बैठक पर ही पड़ेगी और वह मुझे देख लेगी। मैंने नाइट बल्ब बंद कर दिया। अब बैठक में दोबारा अंधेरा था। मैं लड़की के पास जाकर दोबारा खड़ा हो गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत चुके थे। वह लड़की वापस नहीं आई थी। वह 3 घंटा में मेरा दिल में कई बार यह सवाल उठने लगा कि क्यों नहीं थोड़ी पीछे जाकर देखा जाए, इस अस्तबल में करती क्या है। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अगर इसने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगी कि मैं क्यों उसका पीछा कर रहा हूँ। यह एक गलत बात थी। पर हर 4 घंटे बाद जब हल्की फुल्की रोशनी आसमान पर फैलने लगी तो लड़की लॉन में आई। लेकिन उसकी हालत देखकर तो मेरे होंठ से जल्दी सिगरेट गिरी थी। बुरी तरह से वह घबराई हुई थी। चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। वह यूं हाँफ रही थी जैसे न जाने ऐसा क्या करके आई हो। इसकी पूरी कुर्ती और ट्राउज़र पर साइनस गीला हो गया था। उसने दोबारा से लॉन में एक नज़र घुमाई और फिर जल्दी से घर के अंदरूनी तरफ चली गई। उसकी अजीब सी हालत होती देखकर मेरे दिल में एक अजीब ख्याल ने जन्म लिया था। लेकिन मैं खुद को झटका कि एक ऐसा मुमकिन नहीं है। सुबह मेरी आंख दरवाज़ा खटखटाना पर खुली थी। मैं रात को बहुत देर से सोया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं आंख खोल कर देखा। वही नौकरानी थी जो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। आज भी उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। उसने नाश्ते की ट्रे रख दी। कहने लगी, आज क्या घोड़े गधे बेचकर सोए हो? कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ। मुझे क्या और कोई काम नहीं है जो यहाँ पर खड़ी तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँ कि लाट साहब कब उठेंगे और कब नाश्ता लेंगे। नौकरानी के तेवर काफ़ी बिगड़े हुए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी, दरअसल रात को काम ज़्यादा था इसलिए देर से सोया था। वह कहने लगी, आइंदा ऐसी देर की तो फिर भूखे ही रहना होगा। इससे पहले कि वह जाती वह मुझे रात वाली लड़की का ख्याल आ गया। मैंने सोचा नौकरानी को तो पता होगा कि वह लड़की कौन है। मेरे सवाल पर जो उसने मुझे बताया मैं तो दंग हो गया था। मैंने कहा कि मैनेजर साहब के कितने बच्चे हैं। वह कहने लगी, मुझे क्या पता। मैं हैरत का इजहार किया। मैंने कहा, वह इस घर में रहते हैं, जाहिर है कि इसकी कोई बीवी बच्चे होंगे। वह नौकरानी कहने लगी, यह मैनेजर का घर नहीं है। यह कहकर वह बाहर चली गई और मैं सोच में पड़ गया था कि क्या चक्कर है। अगर यह घर मैनेजर का नहीं है तो इसने मुझे यहाँ पर किस हिसाब से रखा है और वह खुद इस घर में क्यों रह रहा है। यह किसका घर है। मुझे तो यह ख्याल सताने लगा था कि कहीं मैनेजर मेरे साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा, मुझे किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक ही बात, एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। जब वो मैनेजर मुझे बैठक में आते हुए दिखाई दिया, मुझे कहने लगा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मैं चाह रहा था कि आज हम साइट का काम भी कर लेते हैं। नक्शा तो बना लिया है ना। मैं एक इंजीनियर था। मेरी यही नौकरी थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जहां पर हमें अपार्टमेंट, स्विमिंग पूल, मार्केट वगैरह बनानी थी। मैं और वह जैसे और बहुत ज़्यादा इंजीनियर इसी काम में लगे हुए थे। मैंने कहा, जी हाँ, बस नाश्ता कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। नाश्ते के बाद मैं इस मैनेजर के साथ वह जगह देखने चला गया जहां पर हमें काम करना था। वहीं मैं बातों बातों में मैनेजर से पूछा कि यह घर किसका है, तो वह कहने लगा, यह मेरी सेठ का घर है, लेकिन मैं उनके काबिल और भरोसेमंद नौकर हूँ, इसलिए जब भी वह मुल्क से बाहर होते हैं तो सालों साल वापस नहीं आते और फिर मुझे उनके घर पर रहना पड़ता है। फिर मुझे वह लड़की याद आ गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब, क्या आपकी बीवी बच्चे भी यहीं रहते हैं? वह कहने लगा, कौन सी बीवी बच्चे, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। यह सुनकर मुझे और हैरत हुई थी। कहने लगा, मेरे बॉस की एक बेटी है जो यहाँ पर रहती है। क्योंकि मैं बचपन से सब इंतजाम संभाल रहा हूँ, इसलिए वह मुझे चाचा चाचा कहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरा एक मसला तो हल हो गया। वह लड़की बॉस की बेटी थी। लेकिन एक बात अभी भी दिमाग में उलझा रही थी कि वह रात के वक्त पीछे अस्तबल में क्या करने जाती थी। पहले मैंने सोचा कि अभी मैनेजर से पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जिस जगह से वह लड़की जा रही थी लग रहा था कि चोरी छुपे ही जाती है। लेकिन एक सवाल और मुझे तंग करने लगा कि जब वह पूरे घर की मालकिन थी तो इसे किस बात का डर था। वह क्यों चुप चुप कर
पीछे इस अस्तबल में जाती थी। वह तो खुलेआम जब चाहे जहाँ जा सकती थी। हम लोग शाम के 7 बजे ही वापस आ गए थे। मैंने खाना खाया और रात की कॉफ़ी मैंने अपनी बैठक में बना ली थी। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉफ़ी मेकर था। मैं कॉफ़ी बनाई और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। हालांकि सुबह मेरी ड्यूटी थी, मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन फिर भी मुझे इस लड़की का इंतज़ार करना था। मुझे लगा जैसे आज वहाँ फिर आएगी, और वही हुआ था। रात के ठीक 2 बजे वह लड़की फिर से यूं ही ट्राउज़र और कुर्ती बाहर आई थी, और फिर पूरे लॉन को इसमें से ऐसे देखा जैसे यह जानना चाह रही हो कि कोई इसे देख तो नहीं रहा। अब धीरे धीरे कदम उठाते हुए वह पीछे अस्तबल की तरफ चली गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तुम्हें इसका पीछा करके देख लूं कि आखिर यह पीछे अस्तबल में करती क्या है। लेकिन फिर मुझे यह भी ख्याल आने लगा कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अगर मैं देर से उठा तो मैनेजर मेरी अच्छी खासी खिंचाई करेगा। मैंने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं रखना है, वह क्या करती है और क्या नहीं। बॉस की बेटी है, अगर इसमें मुझे देख लिया तो मुझे तो नौकरी से ही हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर वही सोच की कि एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं उठकर जैसे ही बाहर जाने लगा तो मैनेजर की तेज़ी से लॉन में आते देखकर वहीं चौंक कर रुक गया। उसने पूरे लॉन में नज़रें घुमाई और फिर पीछे अस्तबल की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में ही वह इस लड़की के साथ था, इसे लेकर आ रहा था और लड़की अपना हाथ छुड़ा रही थी। और वह मैनेजर इस लड़की को कह रहा था, आइंदा अगर वह रात के वक्त पीछे गई तो इसकी शिकायत उसके बाप को लगा देगा। वह लड़की खामोश थी। मैं और उलझन का शिकार हुआ था। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था, इसलिए मैंने लाइट बंद की और सो गया। सुबह जब मैं उठा तो लड़की लॉन में थी। लॉन में लगी खूबसूरत फूलों को तोड़ रही थी। वह अपने ही काम में मग्न थी। मैं तैयार हो चुका था, लेकिन नाश्ते में अभी वक्त था, इसलिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे चलता हुआ मैं लॉन में आ गया और इस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वह शायद कोई गाना गुनगुना रही थी। बड़े अच्छी मूड में लग रही थी। फूलों को इसमें तोड़कर जब हाथों में इसका गुलदस्ता कर लिया तो एकदम से ही पीछे पलटी थी। मैं इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसलिए मुझे टकराते टकराते बची थी। मुझे आश्चर्य से देखने लगी, फिर मुझे कहने लगी, कौन है आप? मैंने कहा, आपका राजदार। मेरी बात सुनकर वह कुछ घबराई। मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं इस बैठक में किराए पर रहता हूँ, आपके बाबा के ऑफिस में काम करता हूँ। और यह सुनकर तो उसके चेहरे की हैरत और परेशानी दोनों ही खत्म हुई थी। तो फिर कहने लगा, तो याद आया, मैनेजर ने बताया था मुझे आपके बारे में। वैसे ही मुझे लड़कियों से दोस्ती करने की आदत थी, इसलिए बातों का फन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। मैंने सोचा कि इस लड़की से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैं क्या इसका पीछा करूँगा, क्या देखूँगा, यह पीछे क्या करने जाती है। बेहतर है कि इससे दोस्ती ही कर लूँ, यह मुझे खुद ब खुद सब कुछ बता देगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो बात मुझे पता चलेगी वह मेरे होश उड़ा कर रख देगी। मैंने कहा कि वैसे तो आप बॉस की बेटी हैं, मुझे यह बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ी सी कंपनी दे दिया करें तो मैंने जानबूझकर बात चली थी। मेरे बात पर वह मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अकेली तो मैं भी होती हूँ, ठीक है, मैं जब भी फ्री होंगी आपके पास आ जाया करूँगी। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। यहीं से अब हमारी बातों का सिलसिला चल निकला था। अक्सर ही शाम के वक्त भी मेरे कमरे में आ जाती थी। मुझसे मेरी कानपुर के बारे में पूछता, कभी इधर उधर की बातें करती रहती, कभी कुछ पूछता, कभी कुछ और। वह काफ़ी बातूनी किस्म की लड़की थी, बहुत जल्द मुझसे फ्रेंडली हो चुकी थी। लेकिन जब मैं उसे यह पूछा कि आपको घोड़े कैसे लगते हैं तो उसके चेहरे पर अजीब से रंग आकर गुजरे थे। कहने लगी, मुझे घोड़े से बेहद मोहब्बत है। मैंने कहा, जब भी रात को आप अस्तबल में जाती है उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। कहने लगी, तुम मेरा पीछा करते हो, मुझ पर नज़र रखते हो। वह इस कदर गुस्से में थी, मैं तो बौखला कर रह गया था। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही रात को आँख खुली थी तो मैं तुम्हें पीछे अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा था। वह फौरन से खड़ी हो चुकी थी, गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं तो उसकी बात कहकर पछताया था। कहने लगी, आइंदा मुझे देखने की कोशिश मत करना,
वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं किया है कि तुम इतना बुरा मान जाओ। लेकिन इस लड़की ने मेरी बात सुनी ही नहीं, फ़ौरन से गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था कि कहीं वह मेरी शिकायत बॉस से न कर दे। इस बार मैंने रात को कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी थी। रात को मुझे आहतों की आवाज़ तो आई, लेकिन मैंने उठकर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर मुझे बेचैन कर रहा था, वह यह कि वह पीछे करने क्या जाती है। लेकिन इससे यह बात पूछकर मैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। अब तो वह मुझे चौंक कर कहने लगी थी। इसके बाद अगले ही दिन ऑफिस से बाहर आने के बाद मैं अपने कमरे में बढ़ गया। मैं सोच चुका था, मैं इस लड़की से दोस्ती कर लूँगा। मुझे बाकी इसके मसलों में दखलंदाजी नहीं करनी थी और ना ही इसे कुछ पूछना चाहिए था। मैं इसकी इरादों से जब वाकिफ़ हुआ, नौकरानी से पूछा कि मुझे बॉस की बेटी से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वह कहने लगी कि वह पीछे अस्तबल में है, वही जाकर बात कर लो। अब मैं यह सोच रहा था कि मैं अस्तबल जाऊं या ना जाऊं। बहरहाल मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ इस बंगले की पिछली तरफ जाने लगा, जहां घोड़े का अस्तबल था। जब मैं इन अस्तबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह घोड़े को अपने हाथों से नहला रही थी, इस पर पानी डाल रही थी और घोड़ा उसकी काफ़ी करीब था। मैं हैरत में पड़ गया कि वह मालिक की बेटी होकर घोड़े को खुद क्यों नहला रही थी। हालांकि वहाँ पहले से घोड़ी की देखभाल के लिए एक नौकर मौजूद था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा था। मैं इसके पास आ गया। मैंने कहा, मैं कल की बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वाकई आपकी मामलों में दखलंदाजी का शौक़ नहीं है, आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, आप अपने काम से काम रखा करें। मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई ही बहुत शर्मिंदा हूँ। वह कहने लगी, आपको शायद इस बात का डर है कि कहीं मैं आपकी शिकायत अपने बाप से न लगा दूं, कि कहीं बाप आपको नौकरी से न निकाल दे। बस आप इसलिए मुझसे दोस्ती कर रहे हैं। बात स्कूल बिल्कुल सही थी। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं वह अपने बाप से न कुछ कह दे। इसके मुंह से यह सुनकर मैं फ़ौरन इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी का क्या है, वह तो मुझे और भी मिल जाएगी। लेकिन मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। मैंने कहा, प्लीज़ आप मुझसे वैसे ही बातचीत कर सकती हैं जैसे पहले करती थी। कहने लगा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, वरना एक बार मेरा दिल जिस शख्स से दुख जाए मैं दोबारा उससे बात नहीं करती। यह कहकर वह दोबारा घोड़े को नहलाने लगी। मैं वहाँ से वापस आ गया। वह 3 महीने तो दोबारा देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह लड़की पीछे अस्तबल में जाती है। लेकिन एक बार मैंने देखा कि वह बड़ी बेचैनी से पीछे अस्तबल की तरफ गई भागते हुए। यह देखकर मुझे जरा परेशानी होने लगी। मैंने कहा, अब तो यह बात बहुत पुरानी हो गई है, पर वह फिर से भरोसा करने लगी है। अब वह मुझ पर शक नहीं करेगी। बस एक बार मुझे यह देखना था, पीछे जाती क्यों है। और वह भी रात की इस वक्त। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे से चलता हुआ पीछे अस्तबल की तरफ जाने लगा कि मैं लड़की की सिसकियों की आवाज़ सुनकर वहीं थम गया। वह रो रही थी, और वह क्यों रो रही थी, मैंने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही मैंने अस्तबल की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपने कमरे में वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा भी बंद कर लिया। वह क्या था जो मैं देख कर आ रहा था? मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की रात के इस वक्त पीछे अस्तबल में जाकर यह काम भी कर सकती है। कुछ ही देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका था। मैं तो पूरा का पूरा हैरान रह गया था और मेरी जान इस वक्त निकली जब लड़की मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। मुझे यही डर हुआ कहीं वह मुझे देख ना चुकी हो। मेरे कमरे में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। मैंने कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा खोला और आंखों को यूँ मसला जैसे कि मैं नींद से जगा हूँ। अंदर आई, कहने लगी, तुम फिर मेरे पीछे आए थे ना? मैंने कहा, नहीं। मैं बोला, आपको क्यों पीछा करूँगा? कहने लगी, मुझे लगता है वह मैनेजर का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया है। मुझसे कहने लगी कि मैनेजर अच्छा आदमी नहीं है। यह बात मैं हैरत से सुनी। कहने लगी कि मैं इसे पीछे छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि इसने मेरे बाप का सारा काम
अपने काबू में कर रखा है और मैं अभी सिर्फ 12वीं क्लास में हूँ। जब तक मैं खुद बिजनेस संभालने जितनी नहीं हो जाती, इसको बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। लेकिन मुझे लगता है जैसे यह अंदर ही अंदर मेरे बाप की हर चीज़ पर कब्जा करने लगा है। मैंने कहा, तो फिर वह आपको चाहिए कि आप अपने बाप से बात करें। यह बात सुनकर वह आंसू बहने लगी थी। कहने लगी कि तुम सच नहीं जानते, कभी कभी तो दिल चाहता है कि तुम पर भरोसा कर लूं और तुम्हें सच बता दूं। मैंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे अस्तबल में ले गई। कुछ देर पहले मैंने उसे घोड़े के अस्तबल में जाते देखा था। उसने अपने घोड़े को खोलकर उसे एक कोने की तरफ कर नीचे बैठ गई, लेकिन वहाँ से मुझे सिर्फ घोड़ा ही नज़र आ रहा था क्योंकि नीचे लकड़ी का जाला था। उसके बाद घोड़ा उछलने लगा। मैं परेशान सा हो गया कि न जाने वह लड़की क्या कह रही थी। यही देखकर मैं वापस पैर हटाए, लेकिन अब वह लड़की मुझे वहाँ खुद ले जाना चाह रही थी। मैं यह नहीं जानता था कि वह मसला क्या है। मैं इस लड़की के बारे में बुरा सोच नहीं सकता था क्योंकि वह ऐसी थी नहीं, लेकिन न जाने वह इस वक्त क्या कर रही थी। लेकिन यह राज भी मुझे मेरे सामने खुल गया था। वह मुझे अस्तबल की दूसरी तरफ ले गई जहाँ उसने घोड़े पहले ही बंधा हुआ था और वहाँ घोड़ा आंसू भरा था, थोड़ा उछल भी रहा था। मैंने कहा, इसे क्या हुआ है? कहने लगी, यहाँ मेरे बाबा की कब्र है। यह सुनकर तो मैं चुपचाप रह गया था। मैंने कहा, आपके बाबा मर चुके हैं। लेकिन वह मैनेजर तो वह कहने लगी, अगर इस मैनेजर को यह खबर हो गई कि मेरे बाबा मर चुके हैं तो वह हर चीज़ अपने नाम कर लेगा। मैं अपने बाबा की मौत का किसी को नहीं बताया और रात के टाइम ही मर गए थे। यह 2 साल पुरानी बात है। मैंने अपने बाबा को यहाँ दफना दिया है। बस यह घोड़े जानते हैं कि मेरे बाबा मर चुके हैं। मैं इस मैनेजर से यही कहा है कि मेरे बाबा बाहर गए हैं। मुझे बस अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतज़ार है, जब मैं इसके हाथ से सब कुछ ले लूँगी। लेकिन यह बार बार मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर सेंड करने के लिए कहता है कि जब तक आप बड़ी नहीं हो जाती सारे मालूमात मेरे हवाले कर दो। मैं अपने बाबा का नाम लिया तो वह चुप हो जाता। मैं यहाँ पर अपने बाबा की कब्र पर आता हूँ और उसके साथ बैठकर बातें करती हूँ। और यह घोड़े मेरे बाप से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनकी कब्र पर आते ही वह रोने लगते हैं। यह सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने लड़की की मदद यूँ की थी कि मैं इससे शादी कर ली और उसके कारोबार को खुद संभालना शुरू कर दिया था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।